और अब बड़ी खबर, वैष्णो देवी हादसे पर जांच कमेटी बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस कमेटी का गठन किया। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव गृह जांच कमेटी के प्रमुख होंगे। तो वैष्णो देवी भवन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें अब ये जांच होगी कि आखिरकार भगदड़ की नौबत आई तो आई कैसे। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तरफ से कहना है वो ये कि कुछ लोग थे जिनके बीच धक्का मुक्की हुई, फिर विवाद बढ़ा और विवाद के बाद ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन फिलहाल कमेटी बनाई गई है जो इस विषय पर अब जांच करेगी। अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अश्विनी कुमार जी, जिस तरीके की स्थितियां हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं लापरवाही हुई है या किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई? जो इंतजाम होने चाहिए थे, क्या वो इंतजाम नहीं हुए या ज्यादा भीड़ आ गई, इसकी वजह से घटना घट गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला है कि वहां पर जो है भगदड़ मची है, जो स्टैम्पेड हुई है, उसके लिए जो है वहां से काफी जो रश आ चुका था, जो कि 31 दिसंबर को जैसे कि वहां पर सबसे ज्यादा रश होता है जाके पूरे देश में, होटलों में, और लोग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्र जो माता के दर्शन के लिए आते हैं। और जो कैपेसिटी जहाँ वहां पर 30,000 40,000 की कैपेसिटी है टोटल। और जिस तरह से हमें खबर आई है कि कल शाम से ही जो कटरा पूरा पैक हो चुका था और नुमान जो पीछे से है वो भी पूरा ब्लॉक हो चुका था। इतना रश था कि करीबन 70,000 के करीब जो है वो कटरा और ऊपर जो है वहां पर जो रश पहुंच चुका था और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और कुछ जो है बिना पर्ची के लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से वहां पर जो है वहां पर कंट्रोल नहीं हो पाया। अभी तो ये पहली जो 1986 में जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना था, जबकि राज्यपाल वहां पर उस वक्त जगमोहन थे, उन्होंने बनाया था। ये पहला इंसिडेंट ऐसा है कि इतने लोग, करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वहां पर मारे जा चुके हैं भगदड़ की वजह से। और तो कंट्रोल में, हालांकि इसकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है। वैष्णो देवी को 31 दिसंबर के ऊपर जो है पूरी मैनेजमेंट जो है काफी कंट्रोल होती है। और इवन की वहां पर जो रूम्स है वो भी जो है राजभवन से क्लियर होते हैं कि अगर कोई वीआईपी को जाना है और तो एकोमोडेशन कम है। मगर कितने लोग वहां पर पहुंच चुके बिना पर्ची के, वो कैसे पहुंचे और कहां से पहुंचे, क्योंकि एक ही द्वार है जहां से कि दर्शनी जोड़ी वहां से क्रॉस होती है। और उसकी वजह से जो है मैनेजमेंट वहां पर जो है वो ठीक नहीं हो पाई और हादसा हुआ। और वहां पर क्योंकि जगह कम है, वहां पर हर जगह पर आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी भवन के आसपास की जहां एकोमोडेशन भी कम है और जगह भी कम है। और इतनी भगदड़ हुई और 2:30 बजे करीब जो है ये हादसा हुआ है और उसके बाद कंट्रोल नहीं हो पाया। और जब तक पुलिस भी काफी थी वहां पर और श्राइन बोर्ड के लोगों ने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर जिस तरह से वहां पर तबाही का पांडव वहां पर हुआ और जिस तरह से लोग जो है वहां पर एक दूसरे पर गिरे और काफी वहां पर जो बॉडी जो है सारी पहुंच चुकी है। और राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा ने, उन्होंने वहां पर एक हाई लेवल कमेटी बैठाई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और किस तरह से हादसा हुआ, क्या कारण थे और यात्रा कैसे ऊपर इतनी चलेगी, जबकि कैपेसिटी 25,000 30,000 के ऊपर अगर चली जाती है तो काफी वहां पर परेशानी हो जाती है। और कितनी यात्रा कैसे गई और फर्स्ट टाइम ऐसे कैसे हो चुका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको पूरा इसके लिए वो मैनेजमेंट देखी जाएगी। और वहां पर काफी जो है गवर्नमेंट जो है काफी सीरियसली ले रही है कि पहला दिन है साल का और पहले दिन ही इतनी बड़ी खबर आई है कि यात्री और लोग परेशान है। माता वैष्णो देवी के हजारों की तादाद में जो है लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बाकी जगह से वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। और वहां पर जो रश है इसकी वजह से जो है अभी तक जो है बॉडीज को कटरा लाया गया है और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो नया ट्रैक बना है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज चल पड़ा है। क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो भवन से, जो कि कटरा तक करीबन 13 किलोमीटर का रास्ता है, उसको जो है रेस्क्यू करने में आसानी होगी। अगर वो रास्ता नहीं होता तो शायद जो है डेथ्स और होती। मगर जी
ठीक है अश्विनी, आप रहिए जरा साथ। देखिए हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने बात की जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से। माता वैष्णो देवी श्राइन में एक भगदड़ का इंसिडेंट सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह। सर, नए साल में इस तरह की घटना होना, आप बताएंगे कि क्या हुआ वहां पे असल में, और कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? बहुत अफसोसनाक वाक़ा है। और रात को 2:30 बजे के करीब गेट नंबर 3 जहां से आगे माता के दरबार के दर्शन लिए जाते हैं वहां पर ये वाक़ा पेश आया। जो इनिशियल सुनने में आ रहा था कि कहीं लाइन में नौजवान बच्चे थे, उन्होंने किसी दूसरे को पुश किया थोड़ा सा, उसमें बाकी लोग भी थोड़ा सा उसमें धक्के मुक्की के माहौल में आगे पीछे हुए और जिसमें थोड़ा सा भगदड़ का माहौल हो गया। इसलिए स्लोपी एरिया है क्लॉक रूम पास में जहाँ सामान वगैरह रखते हैं लोग दर्शन करने के जाने से पहले, वहाँ भगदड़ के दौरान काफी लोग जख्मी हुए। वहाँ पुलिस, सीआरपी, हमारे जो श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी के लोग हैं वो तैनात थे। उन्होंने इमीडिएटली इवैक्यूएशन रेस्क्यू का काम शुरू किया और इंजर्ड लोगों को नीचे कटरा में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सर, इसमें अपने आप में एक डिफिकल्टी है क्योंकि एक टेरेन है जो कि एक पगडंडी की तरह ऊपर जाता है, कई लोग घोड़े पे जाते हैं, तो वहां से हॉस्पिटल में पहुंचाने में किस तरह की दिक्कत हुई है? अब लोगों को ऑर्गेनाइज, हमने हमेशा देखा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से यात्रा होती है, तो ये कैसे हो गया इंसिडेंट सर? लोग बड़े ही डिसिप्लिन में क्योंकि श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं, कभी ऐसा वाक़ा होता नहीं है जब दूसरे के साथ खड़े होते हैं। न जाने इस वक्त क्या माहौल एकदम रहा होगा, क्योंकि एकदम आई विटनेस बहुत ज्यादा इसमें को बात करें तो उसका कोई अवेलेबिलिटी है। जो सुनने में आया, किसी ने कहा कि कोई नौजवान बच्चा था, एक दूसरे को पुश किया, जब एक गिर गया कहीं को स्लिप करके और उससे पुश हो गया को दूसरा, उसी के बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी इस जगह पे। और उसके बाद जो सिलसिला चला तो थोड़ी देर के लिए, मगर उसी के बीच में काफी लोग गिर गिरा गए और जख्मी हुए जिनको इवैक्यूएट किया गया। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं लोग यात्रा में, नवरात्रों में तो बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं। और नीचे जाने, सर क्या ये यात्रा अभी के लिए सस्पेंड की गई है या क्या मेजर्स लिए गए हैं? यात्रा रिज्यूम कर दी थी। यात्रा थोड़ी देर के लिए ही उस वक्त डिसरप्ट हुई थी। थोड़ी देर के बाद फिर से जब इवैक्यूएशन हो गई और यात्रा शुरू कर दी, रात को डीआईजी पुलिस और एसएसपी पुलिस, एसपी कटरा सब मौके पे उसी वक्त दौड़ गए थे, पहुंचे वहां पर, रेस्क्यू के काम भी देखे और बाकी चीजें भी देखी, हालात का जायजा भी लिया। अभी भी वहाँ मौजूद है। यात्रा इस वक्त स्मूथली चल रही है। आपने कहा हाँ, टेरेन तो टफ है, फासला है, नीचे इवैक्यूएट करने में टाइम भी लगता है, मगर एक अल्टरनेट रोड अभी बनी है जिसके जरिए से गाड़ी नीचे आ सकती है, बैटरी कार भी आ सकती है, दूसरी गाड़ी भी आ सकती है इमरजेंसी की सूरत में। काफी जल्दी से उनको शिफ्ट किया गया, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, मगर फिर भी क्योंकि कुछ लोग ज्यादा सीरियस जख्मी हो गए भगदड़ के बीच में, जिसमें 12 लोगों की मौत होगी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। चश्मदीदों का बयान भी सामने आ रहा है, क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, सुनिए। 1 बजे के करीब की बात है सर, ये 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं गाजियाबाद से हूँ सर। कितने क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और आपके कौन लोग हैं जो साथी? सर ये मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे, ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे जी। वो क्या था बेसिकली? सर ये स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए सर। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे, बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी के हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो।
अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। तो जो चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां पर कुछ मास गैदरिंग हो गई, जिसकी वजह से भी रास्ता उतना जगह लोगों के पास नहीं थी ताकि वो आराम से निकल पाए। लेकिन आप भीड़ भी देखिए, कितनी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे दर्शन करने के लिए। और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच में बहस हुई धक्का मुक्की के बाद, जिसके बाद स्थितियां वहां पर बिगड़ी। अब कई सवाल हैं कोरोना को लेकर, वहां पर एहतियात क्यों नहीं बरते गए, ये एक बड़ा सवाल अब इस हादसे के बाद है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को आखिरकार ताक पर क्यों रखा गया, क्योंकि आप देखिए जो तय मानक हैं वो यहां दिख नहीं रहे हैं। एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं थे, ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भीड़ का अनुमान था तो पर्याप्त इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि न्यू ईयर पे कमोबेश पिछले साल हो, उसके पिछले साल भी भीड़ अब पहुंचती है। और ऐसे में भी अगर इंतजाम नहीं हुए तो सवाल उठने लाजमी है। साथ ही साथ तीसरी लहर का खतरा था। ये बताया जा रहा था कि हर जगह क्षमता से कम लोगों को और पूरी चेकिंग के साथ, नियमों के साथ, प्रोटोकॉल फॉलो करके एंट्री मिलेगी। बावजूद उसके यहाँ वो प्रोटोकॉल फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करे, घायलों को हर संभव मदद का निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। वे अमित शाह का भी ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना है। तो मुआवजे का ऐलान भी आपको बता दें इस बीच हो गया। जो घायल हैं उनको 50,000 मुआवजे का ऐलान हुआ है और जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए मुआवजे की बात की गई है। अभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, गंभीर कुछ लोग बताए जा रहे हैं, अलग अलग अस्पताल में रेफर करने की बात। इस बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, लिखा माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना जो हुई वो दुखद है। मृतकों के परिजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो राहुल गांधी का भी ट्वीट आया। लेकिन इन सब के बीच सवाल अपनी जगह है और इसीलिए देखिए जांच कमेटी भी बनाई गई है हाई लेवल की, जो ये अब तय करेगी कि आखिरकार किन वजहों से ये हादसा हुआ, उसकी जांच अब होगी। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मैंने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी, क्या जानकारी आप तक पहुंची है, कैसे घटना हुई, फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है, घायल कितने लोग हुए हैं और कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है? घायलों का जहां तक संबंध है लगभग 12-13 लोग इंजर्ड हैं, जिनको बेसमेंट हॉस्पिटल है कटरा में, वहां पहुंचा दिया गया है जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी। हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में हैं उनके साथ। 2 इंजर्ड जो हैं उनमें थोड़ी सी, बाकियों को तो सामान्य चोटें हैं, थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता हुई उनको बाहर शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी उसी की अनुकूलता से। अभी लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं पर इलाज संभव हो जाएगा। बाकी जो 12 मौतें हुई उसकी कोई भरपाई तो की नहीं जा सकती, हालांकि एक्सग्रेशिया कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह का सहायता दी जा रही है। और दुखद समाचार है, कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि न्यू ईयर ईव पर रश बहुत ज्यादा होने लगा। तो कई बार वहां का जो प्रशासन है वो दे आर ऑल्सो टेकन बाई सरप्राइज। मेरी बात हो रही थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार हैं जो शाइन ट्रस्ट के। पहले अक्सर अपेक्षा रहती थी कि त्योहारों के दिन ज्यादा रश हुआ करता था, भले ही नवरात्रि हो, भले ही संक्रांत हो, मकर संक्रांत हो या दीपावली हो, विजयदशमी। अब जो नई पीढ़ी है इसमें न्यू ईयर ईव भी एक प्रेफर्ड डेट रहती है, तो शायद ये अनुमान से अधिक रश होने की वजह से। और कुछ ये घटना भी उसी समय प्रारंभ हुई, कुछ एक नौजवान खड़े थे गेट नंबर 3 पर, उनमें आपस में चर्चा हो रही थी, कहा तो नहीं जा सकता कि बहस थी क्या था, बहरहाल उसी
बातचीत में उनके किसी को एक को धक्का लगा या लगाया गया ये भी मालूम नहीं। तो भीड़ इतनी थी कि वन थिंग लेड टू दी अदर, दूसरों को लगा और वो पैरिंग में सब घबराहट में भागने लग गए इधर उधर के, ना मालूम क्या हुआ है। सर क्या जानकारी, कितने बजे ये घटना घटी? ये लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच का समय था सुबह जी। और नया साल था तो लोग बाग भी अपने अपने नया साल को ही मना रहा था, लेकिन वहाँ रश काफी था ये सुबह के दर्शन के लिए और आरती के लिए। जी सर, कुछ और अगर जानकारी, क्योंकि ये गेट नंबर 3 की जो स्थिति आप बता रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा गाइडलाइंस भी थी कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो प्रोटोकॉल फॉलो कर? मुझे लग रहा है गाइडलाइंस तो थी जी, इनफैक्ट नंबर भी निर्धारित किया हुआ है ट्रस्ट ने, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, लोग बाग श्रद्धालु केवल मानते भी नहीं है तो इस, और खासतौर युवा लोग, और ये घटनाक्रम भी युवाओं के उस स्थल से हुआ, वो गेट नंबर 3 पर जो खड़े थे। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही दुखद समाचार नववर्ष के अवसर पर। वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर आई, 2021 में दूसरी लहर आई और अब नए साल यानी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए केस इसकी गवाही दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए साल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की सुनामी आने वाली है। इसके बावजूद देश के पर्यटन स्थलों पर भीड़ की सुनामी आ चुकी है। शिमला, मनाली, डलहौजी, जयपुर, जैसलमेर, गोवा, समझ ही नहीं आ रहा कि पर्यटकों की ये भीड़ किसका स्वागत करने के लिए उमड़ी है, नए साल का या फिर कोरोना की तीसरी लहर का। भीड़ भाड़ तो बहुत है और थोड़ी सी डर भी लगती है ना, बहुत दूर आए हुए हैं घर से, तो और यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग 5 लोग आए हैं। किसी ने मास्क नहीं पहना था, क्यों? मास्क बस हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे ना, तो मास्क उतार के ना खाएंगे, इसीलिए मास्क नहीं खाए उतार पहने हुए। वैसे तो हम बर्फ देखने के लिए ही आए हैं, यहाँ पे हम न्यू ईयर मनाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो अभी नहीं है। शायद उम्मीद है कि हम नए साल पे वो बर्फबारी तो एंजॉय करेंगे। हिल स्टेशंस पर नए साल के जश्न में लोग कुछ इस तरह डूबे हैं मानो कोरोना वोरोना कुछ होता ही नहीं। सब मन का वहम है, हर कोई नए साल का जश्न मनाने को बेताब है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है और मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। हाई कोरोना का डर है गई, तो मास्क तो नहीं पाया तुसी? मास्क फोटो खिंचा रही थी सर। अच्छा। फोटो खिंचा के मास्क पा लेंगे। नहीं, वो तो फोटोज क्लिक करने लग गए थे, इस वजह से हटाया था। मास्क है हमारे पास। नहीं, अभी फोटो क्लिक कर रहे थे, इस वजह से हटाया हुआ बस। कुछ हमारे 5-6 दोस्त हैं, तो उनके साथ हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए। तो न्यू ईयर का प्लान है पूरा कि यहाँ से न्यू ईयर 2-3 तारीख तक एंजॉय करके बढ़िया से जाएंगे। मास्क नहीं लगाया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वो वेरिएंट इतना आया नहीं है इंडिया में, और अगर वो स्प्रेड होता है तो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेंगे। टाइम टू टाइम जो भी रहेगा सारे उसके केयर करेंगे। मास्क है, दूरी है, जो भी सारे प्रिकॉशंस है वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। न चेहरे पर मास्क है, न दिल में कोरोना का डर। 2 गज की दूरी के नियम को पूछने वाला कोई दूर दूर तक नहीं। बस नए साल के जश्न की खुमारी छाई है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जान जाए पर जश्न न जाए। देश में शायद ही ऐसा कोई हिल स्टेशन हो जो खचाखच न भर गया हो। सारे होटल्स हाउसफुल चल रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन के कंधों पर तो मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। कुछ खाए, निकाले खाने के लिए मौसम तो अच्छा है ही, यहाँ पे ठंड का जो आनंद लेना था वो भी मिल रहा है। आफ्टर लॉकडाउन फर्स्ट ट्रिप है तो अच्छा भी लग रहा है फैमिली के साथ। मास्क आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसलिए मैंने हटाया। मैं अच्छा एटलीस्ट पीपल शुड रिमेम्बर मी। ठीक है ना, लोग
इसलिए बाकी मास्क तो लगा रखा है। नया साल हो और गोवा में सैलानियों का जमघट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर चाहे कोरोना का डर हो या पाबंदियां, लेकिन गोवा के होटल्स और कसीनो सब गुलजार हैं। घूमने के लिए आगे नहीं जाने दे रहे, आगे बैरियर लगाए हुए हैं, ठीक है। और हम वापस यहाँ पे हम आगे गए तो पुलिस वालों ने 2-3 बार रोका भी हमें वैक्सीनेशन के लिए, चेक भी किया गया है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और हम 2-3 जगह गए हैं और घूम के आए हैं, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। गोवा को नए साल के जश्न का हॉटस्पॉट माना जाता है, लेकिन इस बार गोवा को कोरोना का हॉटस्पॉट बनने से रोक पाना मुश्किल हो सकता है। लगभग 2 साल बाद मिल रहा है कोविड के बाद, लेकिन एक मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम इंजॉयमेंट करें, लेकिन इंजॉयमेंट विथ फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल करें। जो भी आज के तारीख में कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसको फॉलो करें। राजस्थान के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर भी कोरोना के डर से मुक्त होकर सैलानियों का सैर सपाटा पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। जैसलमेर के रेगिस्तान में कोरोना का खतरा पर्यटकों की भीड़ के पैरों की धूल बन चुका है। जयपुर के हवा महल के बैकग्राउंड में कोरोना के डर को हवा में उड़ाते हुए लोग सेल्फी ले रहे हैं। जयपुर के जो ज्यादातर पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि एल्बर्ट हॉल है, जंतर मंतर है, आमेर फोर्ट है, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, यहाँ पर इन जगहों पर इस समय भारी रश है लोगों का, पर्यटकों का। जो लोग घूमना चाह रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं फोटोज खिंचवाने के लिए, पर इस समय ज़रूरी है कि वो जो कोविड प्रोटोकॉल को है अगर उसको फॉलो करते हैं तो कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो राजस्थान की सरकार आशंका जता रही है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी जनता को जागरूक करने की है, पुलिस की जिम्मेदारी नियमों का पालन करवाने की है, लेकिन नियमों पर अमल करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी और हम सब की है। माना कि नया साल आ रहा है, लेकिन नए साल में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी तो आ रहा है। आज का जश्न कहीं कल शोक मनाने का सबब न बन जाए। सोलन से राजेश शर्मा, जयपुर से देव अंकुर और गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। नए साल के पहले ही दिन दुखद खबर आई है। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 13 लोग जख्मी हैं। हादसा रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 श्रद्धालुओं में बहस और धक्का मुक्की के बाद यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के लिए हर संभव मेडिकल सुविधा का निर्देश दिया। हादसे के कुछ वक्त के लिए दर्शन को रोका गया था, बाद में उसकी इजाजत दी गई। अब फिर से यात्रा और दर्शन बहाल हो गई है। रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। रविंद्र रैना जी, क्या जानकारी अब आप तक पहुंच रही है? घायलों की हालत कैसी है? कितने घायल हैं अभी और क्या मृतकों की संख्या बढ़ी? बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। हर वर्ष 31 दिसंबर को मां भगवती, मां वैष्णो देवी जी के दर्शनों हेतु पूरे देश भर से, दुनिया भर से असंख्य श्रद्धालु मां के दर्शन और मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। और विशेष श्रद्धालु जो हैं उनका ये प्रयास रहता है कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब नव वर्ष चढ़ जाता है, नव वर्ष का शुभारंभ हो जाता है, उस वक्त वो मां के दर्शन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि अगला नव वर्ष पूरा बहुत मंगलमय गुजरे। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जो है वो श्रद्धालुओं के पहुंचने से मध्य रात्रि ये घटनाक्रम हुआ। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। 12 श्रद्धालुओं ने अपनी जानें गंवाई इस भगदड़ में, जो कि बहुत ही दुखद है। और तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर श्रद्धालु घायल हैं, जिनको पहले कटरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार के बाद माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हम सब लोग वहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
वहाँ जो घायलों को किसी भी प्रकार का सहयोग जरूरत हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान हो या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। रात को ही उस घटना स्थल पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचे। मैं स्वयं भी इस समय उसी घटना स्थल की ओर जा रहा हूं और हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने अपनी इस भगदड़ में जाने गंवाई, उनके परिवारजनों को जो भी सहयोग हमसे हो पाएगा हम करेंगे, कर रहे हैं। और घायलों को उनकी जान बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास हमसे होगा हम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटनाक्रम रहा। प्रशासन के अधिकारी भी, डॉक्टर्स, पुलिस सब इस समय राहत और बचाव कार्यों में बहुत तेजी से अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है जो नववर्ष के बिल्कुल आगमन पर, चूंकि वहां बहुत भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई। पिछले 2 वर्षों से अनेक यात्राएं, जिसमें श्री अमरनाथ जी की यात्रा और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कोरोना काल के चलते, चूंकि बहुत कम सीमित संख्या में लोग वहां माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं, अचानक 31 दिसंबर को ये संख्या बहुत बढ़ गई और जिसके चलते मध्य रात्रि को ये सारा घटनाक्रम हो गया और हम 12 के करीब श्रद्धालुओं को अपनी जानें गंवानी पड़ी। रविंद्र रैना जी, आपको लग रहा है कि कोई लापरवाही हुई? क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए तय या एंट्री होनी चाहिए, उसको क्या आपको लगता है फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि तस्वीरें तो यही गवाही दे रही है। दूसरा सवाल ये हो जाता है कि इतनी एंट्री आखिरकार दी क्यों गई? और ये हर बार, मतलब पिछले 2 साल से लगातार देखा जा रहा है कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, तो क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए? इस सारे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद जो भी इसमें मामला सामने आएगा, कानून अपना काम करेगा। जैसा आपने स्वयं कहा कि कोरोना काल में लगभग सभी हमारे धार्मिक यात्राएं, देवालय, मंदिर, मठ सब जो है वो बंद थे और एक नियमावली से एक रिस्ट्रिक्टेड संख्या श्रद्धालुओं की ही जाती है। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं, हर वर्ष 31 दिसंबर को हमने स्वयं देखा है कि जैसे नवरात्रों में एक मेला लगता है, नवरात्रों के पर्व पर माता रानी के दरबार में, उसी प्रकार श्रद्धालु नव वर्ष के आगमन से पहले बड़ी संख्या में मां के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में ये सब बंद था, तो अचानक इस प्रकार का रश अचानक बढ़ गया और जिसके चलते मध्य रात्रि और सबका यह प्रयास कि हमको रात्रि के 12 बजे के बाद मां के दर्शन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उसी बीच कहीं 2 श्रद्धालुओं के बीच में आपस में कुछ कहा सुनी हो गई और उसके बाद ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है जो बहुत ही एक कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और सभी परिवारजन एक करके वो सबसे हम यहाँ से संपर्क कर रहे हैं, जिनकी जांच के बाद जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, उनके परिवारजनों से हम संपर्क कर रहे हैं। घायलों को हर प्रकार का सहयोग में जो भी ब्लड डोनेशन या अन्य प्रकार का जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके परिवारजनों को जो यहाँ पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए जो सहयोग हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन करके इस सारे घटनाक्रम की जानकारी भी ली है और हमें ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए और हर प्रकार का सहयोग और हमको असिस्टेंस वहां करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता रात के ही स्थल पर पहुंचे हैं और प्रशासन का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हम सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ जांच की बात कही गई है कि हादसा कैसे हुआ, उसकी हाई लेवल एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई, इतनी भीड़ जुटने की आखिरकार इजाजत कैसे मिली? कोरोना को लेकर जो एहतियाती कदम उठाए जाने थे वो एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, उस नियम को क्यों ताक पर रखा गया? क्योंकि यहाँ लोगों के बीच तय
मानक के हिसाब से दूरी नहीं दिख रही। एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं रहे? कितने लोगों को अंदर एंट्री देनी है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? भीड़ का अनुमान था तो पर्याप्त इंतजाम उससे निपटने के लिए यानी भीड़ पर कंट्रोल पाने के लिए क्यों नहीं हुआ? तय तादाद से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत आखिरकार क्यों दी गई? तो ये कई सवाल हैं जो अपने आप में अब इनका जवाब पाना बेहद जरूरी, क्योंकि 12 लोगों की मौत भगदड़ की वजह से हुई। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील, अब देखिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जांच होगी, लेकिन कई सवाल यहां खड़े होते हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, तैयारियों को लेकर हो। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जो लोग दर्शन करके लौट रहे थे वो भी एक जगह इकट्ठा हो गए, उनके निकलने का भी पर्याप्त रास्ता नहीं था, या वो भी वहां इकट्ठा होकर जाना नहीं चाह रहे होंगे। तो इन सब इंतजामों को देखने के लिए वहां व्यवस्था नहीं थी। जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं दर्शनी ड्योढ़ी पर कटरा में, और यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, इसी जगह से। और इस समय भी अगर मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कितनी भारी संख्या में यहां पर यात्रीगण हैं। कुछ यात्रा करके आ चुके हैं, कुछ यात्रा के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अहम बात है कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क तक नहीं पहना है, और जो सामाजिक दूरी बनानी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और एकदम से जो भारी संख्या में कल भवन में यात्री पहुंच गए, यानी कि भारी संख्या में जो माता वैष्णो देवी के धर्मस्थल पर जो लोग पहुंच गए, वहां पर एकदम से जो है भगदड़ मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद वहां पर भगदड़ मची, लेकिन साफ तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं कि यात्रियों की कितनी ज्यादा भीड़ है। जो मान्य जो लिमिट है उसके अधिक यात्री पहुंच चुके हैं, जिसके कारण ये भगदड़ मच गई। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जमावड़ा कितना है, और खाली कोई ऐसा जो है कोई यात्री है जिसने मास्क पहना है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो श्रद्धालु हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने कल स्टैम्पेड देखा। हम उनसे बात करते हैं। जी, कल आप उस समय वहाँ देर रात मौजूद थे जब भगदड़ मची? मैंने वहाँ पे हेल्प भी करी है लोगों की, और ये कोई मतलब कि सारी गलत बात है कि प्रशासन ने हेल्प नहीं की है। जैसे ही वहाँ पे धक्का मुक्की स्टार्ट हुई है, वहाँ पे प्रशासन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और धक्का मुक्की हुई। जैसे धक्का मुक्की हुई, हमारे वहाँ के, मैं अब उन अधिकारियों को नहीं जानता हूँ, 3 स्टार उनको लगे हुए थे, वो उसी टाइम तुरंत वहाँ पे आए और उन्होंने मतलब कि अपनी जितनी भी फोर्स थी, और जो श्राइन बोर्ड के जितने भी कर्मचारी रहते हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बचाव किया गया। और कुछ ऐसे सोशलिस्ट वॉलंटियर वहाँ पे आ गए। मैं भी एक सोशल वॉलंटियर हूँ, मेरा नाम विकास है, मैं उधमपुर से हूँ। और काफ़ी ज़्यादा, और जो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे, जो उनकी फोर्स रहती है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। जहाँ पे अपना वैष्णो देवी भवन है, वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी है, जितना वो वहाँ पे फर्स्ट एड दे सकते थे उन्होंने दिया। भारी संख्या में यात्री कैसे पहुँच गए माता के भवन? देखिए, कुछ जो यात्री हैं, जब यहाँ पे 6 बजे इन्होंने टिकट काउंटर बंद कर दिया था, फिर भी बिना टिकट के भी कुछ यात्री जो है ऊपर चले गए थे। चेक पॉइंट पे तो टिकट चेक होती है सर अब ये जो रश की वजह से अब मैं इतना नहीं कह सकता कि उन्होंने चेक की या नहीं की। और जहां तक वो लगता था कि कुछ बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो माँ के दर्शन कम करने के लिए जाते हैं और एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा जाते हैं। और वहाँ पे ऐसे मतलब कुछ ऐसे गुट थे जिन्होंने पता नहीं अपने हिसाब से क्या कर रखा था। शरारती तत्व आ गए थे? मगर शरारती तत्व नहीं थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि शरारती तत्व थे। मौज मस्ती के लिए कुछ लोग, मौज मस्ती के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे कईयों के साथ है। मेरी बीवी खुद उस क्राउड में आ गई थी। हम वहां से निकले, जैसे हम अगले स्टेशन पे पहुंचे और पीछे ये हादसा हो चुका था। फिर हमने ये वॉलंटियर होके, मतलब कि ये नहीं है कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पुलिस के कर्मचारी, सीआरपीएफ के कर्मचारी और जो श्राइन बोर्ड के जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की है। ये नहीं है कि हाँ जी अगर कईयों की जान भी बची है तो वो उनकी दे, प्रशासन की कारण। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम संजय गोयनका, मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हैं, लेकिन मास्क तो पहनना चाहिए था ना? सर मास्क अभी उतारे हैं सर। जिस तरह से आप लोग कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप में भी कुछ गंभीरता होनी चाहिए। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग सर तो पालन तो हो ही रहा है, ऊपर पूरा पालन हो रहा है, पूरा मास्क चल रहा है ऊपर में। मुझे बताइए क्या हुआ, आपने क्या देखा? मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो सब जितने भी बंदे वहाँ पे थे, हमें मना किया गया कि आगे मत जाइए। मैं आगे नहीं गया। भवन से मोटा मोटी 500 मीटर की दूरी पे था
और अपने बच्चे को और बीबी को लेके वहाँ पे खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा हुआ था, लेकिन सब बोल रहे थे नीचे जाओ, तो मैं सबको लेके नीचे आइए, मैं दर्शन भी नहीं किया हूँ अभी तक। आप बताइए आपका। सर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करते कोई श्राइन बोर्ड वाले। 6:30 बजे हमने पर्ची ली है, यात्रा पर्ची, ये लोग कह रहे हैं ना 6 बजे बंद कर दिए, 6:30 बजे मैंने पर्ची ली है। इनको इतने मेंबर एक बार में अगर ये जितने मेंबर को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, भीड़ कंट्रोल कर सकते हैं, उतने मेंबर की एंट्री करानी चाहिए नहीं, ऊपर करानी चाहिए नहीं। अगर इतने यात्री इतने यात्रा करके जा रहे हैं ऊपर, यात्रियों की क्या गलती। आप एक लगा लीजिए कि आप 1 लाख यात्री, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 1 लाख यात्री को कंट्रोल कर सकते हैं तो 1 लाख यात्री भेजिए। यात्री अब जब लगता है ज्यादा संख्या गई यात्रियों की। जी आप एक बात बताइए, जितने यात्रियों का आप यात्री पर्ची अलाउ करेगी, उनकी यात्रा है, आप मानते नहीं मानते उनकी यात्रा वैलिड रहे, वो तो कोई ये नहीं है कि अपनी तरफ चले गए। जी आप बताइए। सर मैं वहीं पे था उस टाइम, 1:30 बजे की बात होगी लगभग। सर लगभग 10-11 हजार टिकटें होती हैं सर, किसी ने कोई टिकट चेक नहीं की। और सर आप कह रहे हैं कि जो बिना टिकट के, बिना मतलब यात्रा पर्ची के भी लोग भवन तक पहुंच गए। सर रास्ते में जो चेक पॉइंट है वहाँ पर देखा नहीं, किसी ने सर कुछ चेक नहीं किया सर। बहुत लोगों के चोट आई है सर, और सर सिविलियंस ने बहुत हेल्प की है, और सर पुलिस वालों से ज्यादा हेल्प सिविलियंस ने की है। व्यवस्था भी नहीं सर उनके पास, टोटल 2 ही 3 उनके पास एम्बुलेंस ही, सिर्फ वही ले रहे थे, उन्हीं से वापस ले रहे थे। और सर और रात सर जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, अगर ऑनलाइन बुकिंग इनको पता है कि इतनी बुकिंग है अपने पास, तो उस हिसाब से इनको व्यवस्था आगे करनी चाहिए। अगर ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा है, इस हिसाब से इनको करना चाहिए। तो अर्पिता, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्रियों ने जो है प्रशासन पर, कुछ यात्रियों ने आरोप लगाए हैं, कुछ लोगों ने प्रशासन की प्रशंसा की है कि जिस प्रकार से उन्हें स्थिति को नियंत्रण में लाया। लेकिन अर्पिता, जो अहम बात है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, अभी भी इस समय भी सुबह का समय है, 1 जनवरी है, आज नव वर्ष है, लेकिन देखिए भीड़ क्या है यहाँ पर। भारी भीड़ है यहाँ पर, यात्रियों की दर्शनी ड्योढ़ी है, यहीं से यात्रा शुरू होती है और वहां त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का दरबार है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यात्री लोग जो आए हैं देश भर से आए हैं, समूचे देश से, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। और जो बात सामने आ रही है, जो आई विटनेसेस कह रहे हैं, जो चश्मदीद कह रहे हैं, उनका कहना है कि कल कई लोग जो है बिना यात्रा पर्ची के भवन तक पहुंच गए और रास्ते में उनकी पर्ची जो है उसको चेक नहीं किया गया, जिसके कारण भारी संख्या में भीड़ भवन तक पहुंच गई और उसका नतीजा यही हुआ कि एक भगदड़ मच गई और दुर्भाग्य से उसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 13 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और वो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं और इसीलिए जांच कमेटी भी गठित की गई कि आखिरकार ये भगदड़ हुई कैसे, क्या कोई लापरवाही हुई या प्रशासन की कोई कमी रही, उस पर आगे जांच चली। यूपी का सियासी मैदान तैयार है, जहां हर नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। बीजेपी के एजेंडे में एक बार फिर मंदिर का मुद्दा है। अमित शाह ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में रैलियां की तो वहीं अयोध्या से भव्य राम मंदिर निर्माण की हुंकार भरी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी के सियासी संग्राम में एक बार फिर जय श्री राम की गूंज है। मंदिर के मुद्दे के साथ बीजेपी मैदान पर है। आज अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां शाह ने अयोध्या की जमीन से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। भैया याद है या नहीं है, कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है, राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है, राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है। बीजेपी का मुद्दा साफ है, एजेंडा साफ है। विकास के साथ वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मंदिर जैसे मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। वो मुद्दे जिन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो,
वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं, तो देश की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उधर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने आशाओं के सम्मेलन कार्यक्रम में मोबाइल वितरण किया, जिसमें 80,000 आशा वर्कर को स्मार्टफोन दिए गए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने जहां राज्य में स्वास्थ्य को लेकर खुद की पीठ थपथपाई, तो वहीं अखिलेश सरकार पर कोविड को लेकर हमला करते नजर आए। विगत 4.5 वर्ष के अंदर बेहतरीन सफलता प्राप्त की, बल्कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की ओर अग्रसर है। कितने लोगों की जान गई है, कितने दाह संस्कार इकट्ठे होते थे इसी घाट पर। यही कन्नौज का मेहंदी घाट, न जाने कितने लोगों की यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है। लकड़ी नहीं पूजी यहाँ पर, सोचिए आप। हर दिन अखबार में निकलता था, हर दिन में जानकारी हासिल करता था कि क्या मदद करें, कैसे पहुंचाएं, क्या न कर सकें। लेकिन लोगों के लिए, चिता के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंगा में बहा दिया। कितनी लाशें बही हैं, चील कौए खाते हमने देखी लाशें। और केवल कन्नौज नहीं, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, आपका गाजीपुर और बक्सर तक यूपी की लाशें पहुंची हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेस करेगी इन चीजों को? बहरहाल यूपी में चुनावी मौसम है, ऐसे में हर मुद्दा सियासी है। कोई भी पार्टी मुद्दे को वोट बैंक में तब्दील करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। अयोध्या से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक।